तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से आप तमाम लोग का स्टडी सफर तक इस एपिसोड पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। जीवन के सफर पे कब किसको कौन मिल जाए इस किसी को नहीं पता होता, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना ये भी खतरों से खाली नहीं होता। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम हमेशा इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। आज जो कहानी आपको सुनाने वाला है, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण न सिर्फ दो लोग इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं, बल्कि इसका असलियत जब लोगों तक पता चलता है तो लोगों को सुनने के बाद किसी को अपने पे कानों पे यकीन ही नहीं हो पाता। वाकई में जो आज की घटना आपको सुनाने वाले हैं, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है हरियाणा राज्य की, और हरियाणा राज्य का एक जिला पड़ता है अंबाला, और इसी अंबाला के अंतर्गत एक थाना आता है नारायणगढ़, और इसी नारायणगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गढ़ौली, और इसी गढ़ौली का निवासी हरजिंदर सिंह, और हरजिंदर सिंह जिनकी उम्र है 35 वर्ष। हरजिंदर जी की पत्नी का नाम कमलप्रीत कौर होती है, कमलप्रीत कौर जिनकी उम्र होती है 31 वर्ष। हरजिंदर का इकलौता संतान होता है जिनका नाम होता है राहुल, और राहुल जिसका उम्र 11 साल होता है, वो 5वीं क्लास में पढ़ाई करता है। और मैं बात कर रहा हूं आपसे 19 मार्च 2018 की। सुबह सुबह करीब कमलप्रीत अपने पति से कहती है कि राहुल को लेकर के मैं मायके जा रहा हूं, क्योंकि राहुल के नाना का तबीयत अस्वस्थ है। जैसे वो अपने पति से इस तरह की बात करता तो हरजिंदर कहता है ठीक है, लेकर के जाओ, लेकिन अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी तो मुझे भी तुम बताना, मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। राहुल जो पिछले कई महीनों से अपने पिता से कह रहा था कि मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर के चलो। हरजिंदर भी अपने बेटे से वादा किया था कि जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम तुम्हें मनाली घुमाने के लिए लेकर के चलेंगे। लेकिन राहुल का जैसे परीक्षा खत्म हो जाती है, राहुल को अपने माँ के साथ अपने नाना के घर जाने का मौका मिलता है। 19 मार्च के सुबह सुबह कमलप्रीत अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है अपने बेटे के साथ। कमलप्रीत जो पंजाब प्रदेश के पटियाला जिले के अंतर्गत बिल्लौर गांव की रहने वाली होती है। कमलप्रीत जब अपने बेटे को लेकर के अपने सुबह मायके के लिए रवाना हो जाती है, जैसे ही शाम का समय होता है, हरजिंदर अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है ये पता करने के लिए कि वो सही सलामत अपने मुझके ससुराल पहुंचे कि नहीं, यानी वो कमलप्रीत अपने मायके पहुंचे कि नहीं। लेकिन जैसे ये फोन करता है हरजिंदर, कमलप्रीत कॉल तो उठाती है, लेकिन काफी हड़बड़ा कर कहती है कि अपने मायके नहीं पहुंची हूँ, दरअसल मैं शहजादपुर के अंदर हूँ। कमलप्रीत जैसे इस तरह की बातें हरजिंदर को कहते हैं, तो तुम शहजादपुर में क्या कर रहे हो, क्यों, वहां पर तुम्हारा क्या काम है। इस पर कमलप्रीत कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम था, मैं काम निपटा करके तुरंत ही तुम्हें फोन कर रही हूँ। लेकिन कमलप्रीत जब फोन पे बातचीत करती है वो काफी घबराई हुई थी। हरजिंदर इससे पहले कि कमलप्रीत से कुछ और पूछताछ करता, कमलप्रीत फोन काट देती है, जिसको सुन करके हरजिंदर भी काफी परेशान हो उठता है। हरजिंदर तुरंत ही फिर से कमलप्रीत के नंबर पर दोबारा कॉल करता है, और उसके बाद से कमलप्रीत का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से हरजिंदर अपनी पत्नी के नंबर पे कई बार फोन करता है, लेकिन हर बार ही कमलप्रीत का नंबर जो आप स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए हरजिंदर अब अपने ससुराल में फोन करता है कमलप्रीत के बारे में पता करने के लिए। लेकिन हरजिंदर जब अपने ससुराल में कॉल करता था, उसके ससुराल से एक बहुत चौंकाने वाली खुलासा होती है। दरअसल हरजिंदर के ससुराल वाले कहते हैं कि यहाँ पर उसके पिता के तो तबीयत खराब हुई है नहीं, और दरअसल हमें भी नहीं पता कि कमलप्रीत यहाँ पर आने वाली थी। हरजिंदर के ससुराल वाले जैसे इस तरह की बातें सुनते हैं, हरजिंदर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कमलप्रीत के साथ जरूर कुछ घटना हुआ है। हरजिंदर बिना कुछ समय गवाए अपने सब बाइक उठाता, निकालता और शहजादपुर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे शहजादपुर में पहुंचता है और चप्पा चप्पा अपने पत्नी और बेटे की हर जगह पे तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ भी नहीं पता चलता है। इसीलिए हरजिंदर अब अपने ससुराल में भी चल जाता है। हरजिंदर जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो हरजिंदर के साथ साथ उसके पूरे ससुराल वाले कमलप्रीत और राहुल की हर जगहों पे ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। देखते देखते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह तक जब दोनों वापस नहीं आते, आखिरकार हरजिंदर शहजादपुर थाने में पहुंचता है और अपने पत्नी और बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस भी कमलप्रीत और उसके बेटे राहुल की हर जगहों पे तलाश करती है। पुलिस भी अपने तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन लगभग 6 दिनों तक समय बीत जाता है, लेकिन कहीं कुछ भी दोनों का नहीं पता चल पाता।
लेकिन जैसे ही 6 दिन का समय बीत जाता है, 26 मार्च 2018 के सुबह सुबह एक लगभग 45 साल के उम्र के लोग बहुत ही घबराए हुए हालात में थाने के अंदर आते हैं। व्यक्ति जैसे थाने में पहुंच करके पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, कुछ बातचीत करनी है। पुलिस जब उस व्यक्ति को जब देखती है, तसल्ली से बैठाती है और फिर पूछताछ करती है। व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम ओम प्रकाश और मैं यमुना नगर का रहने वाला हूँ। पुलिस ओम प्रकाश से एक बात कहती है कि बताओ तुम परेशान क्यों हो। ओम प्रकाश कहता है कि साहब, मेरे एक भांजा जिसका नाम है अमित, जिसकी उम्र है करीब 21 साल के आसपास। ओम प्रकाश डरते हुए पुलिस वालों से एक बात और कहता है कि साहब, मेरे भांजे का एक महिला के साथ में झगड़ा हो गया था और मेरे भांजा ने उस महिला की हत्या ही कर दिया है और हत्या करके उसके डेड बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया है। ओम प्रकाश जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस वाले ये सुन करके एकदम से परेशान हो जाती है। पुलिस कहती है कि तुम क्यों थाने में आए हो, तुम्हें अपने भांजे को साथ में क्यों नहीं लाया। तो ओम प्रकाश कहता है कि साहब, मैं इसलिए भी थाने में आया हूं ताकि मैं आप लोगों से यह कह सकूं कि मेरे भांजा ने सब कुछ सच सच बता दिया है। उसके साथ कोई भी जाति मत कीजिएगा आप, वो सरेंडर करना चाहता है। ओम प्रकाश जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस भी ओम प्रकाश को दिलासा देते हुए ये कहता है कि वाकई में अमित अगर सच सच बता देगा सब कुछ तो हम उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे। तुम जाओ और अमित को लेकर के आओ। ओम प्रकाश कहता है कि साहब, अमित मेरे साथ ही आया है और वो थाने के बाहर खड़ा हुआ है। ओम प्रकाश थाने के बाहर निकलता है और अमित को लेकर के अपने साथ थाने के अंदर आ जाता है। लेकिन अमित जब थाने के अंदर आता है, पुलिस वालों को देख करके थरथर वो कांपने लगता है। दरअसल थाने में एक और अपराधी को पकड़ के पुलिस लाई थी और उसके साथ बुरी तरीके से पिटाई कर रही थी पुलिस। उसकी आवाजें सुन करके, चीख सुन करके अमित डर जाता है और अपने मामा से कहता है कि मामा, आपने पुलिस वालों से बातचीत तो किया था ना, मैं मार पिटाई नहीं खाना चाहता। लेकिन अमित जैसे इस तरह की बातें अपने मामा जी से कहता है तो ओम प्रकाश भी अमित को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बड़े साहब से सारी बात कर लिया हूँ। तुमने जो कुछ भी घटना किया है वो सच सच मुझे बता ही दिया है और मैंने वो सारी बात बड़े साहब से कहा है। लेकिन ओम प्रकाश जैसे इस तरह की बातें अमित से कहता है तो अमित भी अब रोते हुए अपने मामा से कहता है कि मामा, मैंने आपको भी सब कुछ सच नहीं बताया था। दरअसल उस महिला के साथ में एक लड़का भी था और मैंने उस लड़के की भी हत्या कर दिया है। लेकिन अमित जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस तुरंत ही अमित को पकड़ लेती है और पकड़ के उसे बिठाती है। इधर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अमित जिन दो लोगों की हत्या के जिक्र कर रहा है वो दोनों कोई और नहीं है बल्कि हरजिंदर की पत्नी कमलप्रीत है और उसका बेटा राहुल है। पुलिस जब अमित से इस हत्या के बारे में पूरी कहानी पूछती है, अमित जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद अमित के मामा ओम प्रकाश को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस कहानी की शुरुआत जो होती है घटना से ठीक 1 वर्ष पहले। कमलप्रीत अपने रिश्तेदार के शादी में नारायणगढ़ पहुंचती है। नारायणगढ़ जब शादी में पहुंचती है तो उस शादी में जम करके डांस करती है। अब जैसे शादी में डांस करते हैं कमलप्रीत, उसी शादी में उस वक्त अमित भी मौजूद होता है वहां पे और अमित भी उस शादी समारोह में जम करके नाच रहा था। दोनों काफी देर तक जब नाचते हैं, डांस करते हैं, कमलप्रीत काफी थक जाती है। कमलप्रीत जब थक हार करके जब बैठ जाती है, उसी के बगल में आकर के अमित भी बैठ जाता है और फिर दोनों जो है एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कमलप्रीत जो है अमित की काफी तारीफ करते रहते, कहती है कि तुम बहुत बढ़िया डांस करते हो, क्या ऐसा डांस मुझे भी सिखा दोगे। अमित अपनी बड़ाई सुनकर के अंदर ही अंदर खुशी नहीं होता बल्कि कमलप्रीत की काफी सेवा भाव भी करने लगता है। कमलप्रीत उसी जगह पे बैठी रहती है। अमित जाकर के तमाम तरह के खाना के पकवान लाता है और लाकर के कमलप्रीत को खिलाता भी है। लेकिन जैसे ही आधी रात बीतती है, कमलप्रीत को नींद आने लगती है। कमलप्रीत कहती है कि मैं काफी थक चुकी हूँ अब, लेकिन यहाँ पर जो है सोने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अमित कहता है कि वैसे तो मैं शाहजादपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन इस नारायणगढ़ में एक किराए का कमरा ले रखा हूँ और यहीं पर रह करके मैं अपना पढ़ाई करता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे कमरे पे चल करके तुम आराम कर सकती हो, सो सकती हो। अमित जैसे इस तरह की बातें कमलप्रीत से कहता है, कमलप्रीत ये सुन करके थोड़ा सा अटपटा तो लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कमलप्रीत अमित की बात को मान जाती है और अमित कमलप्रीत को लेकर के अपने कमरे पे पहुंच जाता है। वहां पे खाट बिछा देता है और उसी खाट पे कमलप्रीत सो जाती है और उसी कमरे में नीचे दरी बिछा करके अमित भी सो जाता है गहरी नींद में।
लेकिन दोनों जब सो जाता, जैसे ही कुछ समय का समय और बीतता है, कुछ घंटों का समय, दोनों की आंखें खुलती है और जैसे ही आंखें खुलती है दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। अमित जो है, जो कमलप्रीत से लगभग उम्र में 10 साल छोटा था, जब दोनों के बीच में पहली बार दैहिक संबंध बनता है, इस संबंध से कमलप्रीत काफी खुश हो जाती है। उसके बाद से यह सिलसिला लगातार चल पड़ता है और उसके बाद से कमलप्रीत अपने पति से छुप छुपा करके कई बार समय निकालती है और अमित से मुलाकात करती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, इस बात की जानकारी जो है कमलप्रीत के पति को भी नहीं पता चलता है, लेकिन कमलप्रीत अमित से इस कदर से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है कि अब अमित से वो शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन कमलप्रीत अमित से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन कमलप्रीत जैसे इस तरह की मन की बात अमित से शेयर करती है तो अमित सुन करके अमित को बहुत अजीब सा लगता है। अमित सोचता है, कहता है कि मौज मस्ती करना तक तो ठीक था, लेकिन मैं जो है अब उसे शादी कैसे कर सकता हूँ। अमित ना तो हमें जवाब देता, ना ही ना में जवाब देता। जब वो चुप रहता था तो कमलप्रीत को भी समझने में देर नहीं लगती कि अमित उससे शादी करना चाहता है। और इसीलिए 19 मार्च 2018 को जब राहुल का परीक्षा खत्म हो जाता है, अपने षड्यंत्र के तहत ही कमलप्रीत अपने बेटे को साथ में लेकर के अपने घर से निकलती है और अपने पति से यह कह करके जाती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। दरअसल कमलप्रीत अपने बेटे के राहुल को लेकर के सीधे अमित के कमरे पे पहुंच जाती है और अमित से यह कहती है कि मैं अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ करके आ गई हूँ, अब तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन कमलप्रीत जब इस तरह की बात अमित के रूम पे पहुंच करके कहती है तो अमित भी काफी घबरा जाता है। उस वक्त अमित कमलप्रीत को काफी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। लेकिन उस दिन जब अमित अपने शादी से इनकार करता है तो अब कमलप्रीत भी अपने जिद पे उतर जाती है। कहती है कि मैं अपने पति का घर हमेशा के लिए छोड़ करके आई हूं और अब मैं शादी अगर करूंगी तो सिर्फ तुम ही से करूंगी। शाम का समय जब घर पे पहुंचती है, इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में काफी बातचीत भी होती है शादी को लेकर के। एक दूसरे से बातचीत पूरी रात करते हैं। अमित काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कमलप्रीत अपने जिद से अब पीछे हट ही नहीं रही थी। अगले दिन जब सुबह हो जाता है, अमित फिर से कमलप्रीत को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना शुरू, एक इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में बहस हो जाती है और झगड़े होने लगते हैं। अमित को जब लगता है कि कमलप्रीत अब ये बात मानने वाली नहीं है तो अमित गुस्से में आ जाता है, अपने रूम से एक चाकू लाता है और उसी चाकू से कमलप्रीत के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण कमलप्रीत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन कमलप्रीत के ऊपर जब हमला करता है तो उसके बाद उसके सामने उसका बेटा राहुल भी होता है। ये सारा नजारा राहुल अपने नजरों से देख लेता है। अब अमित को यह डर सताने लगता है कि अगर राहुल यहाँ से चला गया तो सबको बिल्कुल सच्चाई बता देगा। इसीलिए अमित अब अपने आप को बचाने के लिए उसी हथियार से राहुल की भी हत्या कर देता है। उसके बाद से दोनों की डेड बॉडी एक चादर में लपेट करके अपने ही घर में छिपाता है और वहां से सीधे वो अमृतसर के वाहेगुरु मंदिर में पहुंच जाता है। वाहेगुरु मंदिर जब जाकर के वहां से खूब रोता है और अपनी गलतियों की माफी भी वहां मांगता है। लेकिन अगली सुबह जब वहां से रिटर्न अपने घर पहुंचता है, कमलप्रीत की हत्या को लेकर के वो काफी परेशान था। उसे बिल्कुल समझ ही में नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे। आखिरकार अगले दिन रात्रि के समय जब पूरा इलाका सो रहा था, दोनों की लाश को लेकर के बड़ागांव के किनारे बेगना नदी के किनारे पहुंचाता है और वहीं पे गड्ढा खोद करके दोनों की लाश को उसी गड्ढा में मिट्टी भर देता है, छिपा देता है। उसके बाद अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अमित काफी परेशान रहने लगता है। उसके बाद आखिरकार पूरा एक डिसीजन लेता है लास्ट में, और वो जाकर के यमुनानगर अपने मामा ओम प्रकाश से सारी बातें मुलाकात करके और सारी बातें बता देता है। सारी सच्चाई ही नहीं बताता, बल्कि कहता है कि मैं पुलिस को सरेंडर करना चाहता हूँ। वाकई में अमित जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को भी बता देता है तो पुलिस अमित की बताए हुए कहने पे ही उसके जगह पे लेकर के जाते हैं। उस गांव पे जो गड्ढा खोदते तो आखिरकार उस गड्ढे से कमलप्रीत और उसके बेटे राहुल दोनों की डेड बॉडी मिल जाती है। इधर पुलिस ने अमित को अपने कस्टडी में लेकर के जेल तो भेज दिया, लेकिन जब इसका असलियत जो कमलप्रीत के पति हरजिंदर और हरजिंदर का ससुराल वाले को जब ये पूरी बात पता चलती है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कान पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमलप्रीत अपने प्यार में इस कदर तक अंधा हो चुकी थी, इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि इस तरह का अंजाम हो गया। ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको बताना था, आपको जताना था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, आपकी क्या इस वीडियो की राय पे है।
राय है वो जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।